वेलकम एवरीवन। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे ऑयल एंड फैट के बारे में। और अभी तक के लेक्चर्स में हमने क्या क्या चीज़ देखी है। हमने बेसिक डेफिनेशन ऑयल एंड फैट की देखी है कि जो ऑयल और फैट हैं वो ट्राइग्लिसराइड होते हैं। सिंपल फैट की हम जहाँ पे बात करते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, यानी ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से 3 एसिड मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं और जो एस्टर बनता है वो एक आपका ट्राइग्लिसराइड होता है। हालांकि मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड हमने तीनों को डिस्कस किया है, फिर भी कॉमनली जो है ट्राइग्लिसराइड ही होते हैं। और कौन से कॉमन फैटी एसिड होते हैं इन ग्लिसरॉल के एस्टर्स में, यानी ग्लिसराइड्स में, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। आज हम बात करेंगे एनालिसिस की, कि हमारे पास जो ऑयल या फैट है उसको हम कैसे एनालाइज करें, उसकी क्वालिटी कैसे चेक करें, वो कितना यूजफुल है कैसे चेक करें, उसमें कितनी अनसेचुरेशन है, असंतृप्तता कितनी है, वो हम कैसे चेक करें। तो उसके लिए हमारे पास काफी सारे मेथड हैं, जिनमें 3-4 मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो कंपोजिशन और प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। वो टेस्ट फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। जो फिजिकल टेस्ट हैं वो क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट का डिटर्मिनेशन, कि भाई अगर कोई फैट है तो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, भाई घी कितने पे जाके मेल्ट हो रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये सब चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। दूसरी चीज होती है केमिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में तो हम कितना चिकना है वगैरह ये सब चीजें देख लेंगे, ठीक है, और कितना मेल्टिंग पॉइंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। जो केमिकल टेस्ट हैं उससे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं। अब जैसे हमने रेंसिडिफिकेशन की बात की थी पिछले लेक्चर में, कि जो भी ऑयल या फैट हैं उनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाता है और उनसे थोड़ा बहुत एसिड निकल आता है। वो एसिड उस फैट के अंदर जब तक रहता है वो एसिड अपनी स्मेल देगा। खट्टी खट्टी स्मेल कई बार घी में हो जाती है या फिर किसी और तेल वगैरह में हो जाती है। काफी लंबे टाइम तक अगर हम तेल या घी को रखते हैं तो उनके अंदर भी कम अच्छी स्मेल यानी थोड़ी बहुत बुरी स्मेल डेवलप हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है, ज्यादातर फ्री एसिड की वजह से होती है। या तो ऑक्सीडेशन हो जाए हमारे फैटी मॉलिक्यूल का, या फिर उससे जो हाइड्रोलिसिस होके फैटी एसिड निकल आए। तो एसिड वैल्यू एक ऐसी टर्म है जिसको हम यूज करते हैं ये बताने के लिए कि इसके अंदर कितना एसिड फ्रीली अवेलेबल है। वैसे हमें पता है कि एक ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड हैं, ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। वो जुड़े हुए हैं वो किसको बताता है कि टोटल उसके अंदर कितने फैटी एसिड हैं। लेकिन उनमें से कुछ एक फैटी एसिड उस ग्लिसराइड के अलावा भी होते हैं, या में उससे छूट गए होते हैं, बाहर रह रहे होते हैं, जिसका एक्स्ट्रा लिंकेज फिलहाल नहीं बनी हुई है। जो फ्री एसिड, फ्री का मतलब अवेलेबल एसिड है उसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, जो जुड़े हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन जो फिलहाल जुड़ा हुआ नहीं है वो क्या है, फ्री एसिड है। तो फ्री एसिड को पता लगाना क्या है, वो हम देखते हैं, वो क्या है, एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू एक्चुअली में कौन सी वैल्यू है कि फ्री एसिड कितना है ये पता लगाना। और क्या होती है एसिड वैल्यू, इट इज द नंबर ऑफ द मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, KOH, यानी एक बेस है, एक अल्कली है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक अक्षार है। और अक्षार क्या करता है, अम्ल से रिएक्शन करता है। तो 1 ग्राम, 1 ग्राम फैट है या ऑयल है, 1 ग्राम वो चिकनाई है या घी है या तेल है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, भाई 1 ग्राम जो आपने घी लिया है ना उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड भी होएगा और फ्री एसिड भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो जो फ्री एसिड उसमें है ना उसको न्यूट्रलाइज करना है हमें। 1 ग्राम के अंदर कितना हमारा फालतू में एसिड घूम रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मिलीग्राम आपको अक्षार डालना पड़ेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ेगा, उसको कहते हैं हम एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू किसको इंडिकेट करेगी,
कि कितना फ्री एसिड प्रेजेंट है उस फैट में या उस ऑयल के अंदर। और कैसे करते हैं, बेसिकली क्या तरीका रहेगा, आपने 1 ग्राम या 10 ग्राम, एक जिसका पता है उतना अमाउंट आपने फैट का या ऑयल का ले लिया। अब फैट या ऑयल आपको पता है पानी में तो घुलते नहीं है, तो हम उसको ऑर्गेनिक लिक्विड में घोलते हैं। अल्कोहल में हम उनको आसानी से घोल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे अल्कोहल में घोल लेंगे। मान लिया कि 1 ग्राम अल्कोहल है, तो 10 ml में या 20 ml अल्कोहल में घोल लिया। अगर आपने 5 ग्राम अल्कोहल 5 ग्राम फैट ले रखा है या 5 ग्राम ऑयल ले रखा है, तो 50 ml 25 ml 30 ml इतने अल्कोहल में उसे घोल लिया। घुलने के बाद उसकी टाइट्रेशन करनी है, उसकी रिएक्शन करवानी है, किसके साथ, अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड अल्कली, यानी कि ऐसा आपका बेस हो जिसकी नॉर्मेलिटी या कंसंट्रेशन आपको पता हो। हम किससे रिएक्शन कराएंगे भाई, केवेच से रिएक्शन करवा देंगे, 0.1 नॉर्मल से या 0.01 नॉर्मल से, ठीक है ना, 0.05 नॉर्मल से, इतनी किसी नॉर्मेलिटी जो स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी आपको पता हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, उससे उसकी टाइट्रेशन करवाएंगे। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डाल देंगे। अब आपको पता है कि जो एसिड है वो फिनोल्फ्थालीन के साथ कोई रंग नहीं देते, कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंट, पानी जैसा रंग दिखेगा। लेकिन अगर उसके अंदर आप क्या डालोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, बेस डालोगे, तो बेस के साथ फिनोल्फ्थालीन जो है वो गुलाबी रंग देता है, ज्यादातर हल्का गुलाबी या फिर मैं कहूँ पिंक कलर देता है। तो जब तक उसके अंदर अमल है, एसिड है उस ऑयल के अंदर, तब तक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वहां पे रंग नहीं दे पाएगा। जब वो सारा फ्री एसिड, जितना भी एसिड वहां पे फ्री है, वो सारा का सारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन कर लेगा, उसके बाद एसिड नहीं आएगा बचाने फिनोल्फ्थालीन को, और अब आने वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की एक भी बूंद रंग दे देगी, वहां पे गुलाबी रंग हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि भाई कितना हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करना पड़ा उस फ्री एसिड को, जो फालतू एसिड था उस तेल या घी में, उसको खत्म करने के लिए। तो कितना एसिड था भाई, जितना आपको बेस यूज करना पड़ा रिएक्शन करवाने के लिए, दैट इज अ एसिड वैल्यू। दूसरी चीज है सेपोनिफिकेशन वैल्यू। वैसे तो सेपोनिफिकेशन का मतलब क्या है, साबुन बनाना, लेकिन सेपोनिफिकेशन वैल्यू एक्चुअली में क्या है कि भाई वो जो तेल है या घी है वो कितनी साबुन बना सकता है। अब ये क्या बात हुई, कितनी साबुन बना सकता है, तो सीधी सी बात है, तेल या घी के अंदर जो फैटी एसिड है, उस फैटी एसिड को रिएक्शन करनी होती है किसके साथ, बेस के साथ, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो। अब कितनी साबुन बनेगी, जितने फैटी एसिड उस ऑयल के अंदर, उस फैट के अंदर, उस घी के अंदर होंगे, चाहे वो जुड़े हुए हों चाहे वो जुड़े हुए ना हो, सारे टोटल मिला दो, वो वो सारे फैटी एसिड जितने भी उस सैंपल के अंदर अवेलेबल हैं, वो बेस से रिएक्शन कर सकते हैं। बेस से रिएक्शन क्या करके क्या बनाएंगे, उसके साथ साल्ट बनाएंगे। और जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फैटी एसिड का साल्ट बनता है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बन जाए या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उस फैटी एसिड के साथ साल्ट बनेगा, जो लवण बनेगा जो रिएक्शन करने पे, वही तो साबुन है भाई। वही अगर साबुन है तो हम क्या करते हैं कि भाई 1 ग्राम जो आपका ऑयल या फैट है उसका कंप्लीट तो हाइड्रोलिसिस हो जाए, यानी उसके अंदर जो CH2OH CHOH CH2OH वो तो सेपरेट हो जाए, और जितने वो फैटी एसिड उनसे जुड़े हुए थे ना, वो सारे उस ग्लिसरॉल से टूट जाएं। तो जितने भी हैं सारे सारे फ्री में आ गए, सारे फ्री में आ गए। तो अब जितने एसिड हैं वो, उन सारे एसिड के साथ क्या करना है, हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करना है, रिएक्शन करना है, यानी उनके साथ साल्ट बनाना है, साबुन बनानी है। तो सेपोनिफिकेशन वैल्यू एक्चुअली में ये बताती है कि कितनी साबुन 1 ग्राम ऑयल या 1 ग्राम फैट बना सकता है। ये इसका बेसिक निचोड़ है, सेपोनिफिकेशन वैल्यू होती क्या है।
अब कैसे करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करना है, हमें हमें ग्लिसरॉल को उन फैटी एसिड से तोड़ना है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड के टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। टुकड़ों में क्या होएगा, फैटी एसिड अलग हो जाएंगे, ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा। वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम जितना हमें फैट का करना है ना एनालिसिस, या घी का ऑयल का जो एनालिसिस करना है, उसको हम रिफ्लक्स करेंगे, उबालेंगे। किसके साथ, स्टैंडर्ड अल्कोहलिक पोटाशियम सॉल्यूशन के साथ। यानी कि हम क्या करेंगे, उसको बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, खूब अच्छे से उबालेंगे। भैया आपने बेस भी डाल दिया, आपने वो ऑयल भी डाल दिया, और अल्कोहल में तो घुलता ही है, सीधी सी बात है, वरना पानी में तो घुलने से रहा है हमारा जो भी तेल या घी है। तो उसके साथ आपने इसको उबाला, उबालोगे तो क्या होगा, रिएक्शन करेगा, ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरीन आपका अलग हो जाएगा, फैटी एसिड अलग हो जाएंगे, और फैटी एसिड देखेंगे सामने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो भाई वो उससे रिएक्शन करके वहां साबुन बना लेंगे। तो अब जो आपने उसके अंदर अल्कोहलिक सॉल्यूशन डाला था पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन डाला था, आपको पता है आपने कितना डाला, और उसमें से कुछ हिस्सा क्या हुआ, साबुन बनाने में खर्च हो गया। आपने कितना डाला है आपको पता है, उसमें से कुछ हिस्सा साबुन बनाने में खर्च हो गया, जो बाकी बच गया, इसका मतलब वो ऐसा है जो खर्च नहीं हुआ। देखो, साबुन बनाने में जितना खर्च हुआ दिए हुए में से, वो तो साबुन बना के एक साइड हो गया। अब जो बच गया वो आप देख लो, जितना बचा है ना, उसको किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करवा दो। उसको क्या करो, किसी स्टैंडर्ड एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो। अब आपको नहीं पता कितने ने साबुन बनाई, लेकिन कितना बचा हुआ है ना, उस बचे हुए को आपने अगर अम्ल से रिएक्शन करवा दिया, उस बचे हुए अक्षार को आपने अम्ल से रिएक्शन करवा दिया, और ये पता लगा लिया कि भाई इतना बचा हुआ है, टोटल इतना लिया था और इतना बचा हुआ है, तो कितना कितना कंज्यूम हुआ, कितना यूज हुआ साबुन बनाने में, ये पता लग जाएगा ना। और जो पता लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन वैल्यू। वो क्या है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू है। तीसरी चीज है आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू एक्चुअली में क्या बताती है, देखो हमने कहा था कि कुछ एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, कुछ एक अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो अनसैचुरेटेड में क्या है, डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। मान लीजिए ये कार्बन है, अगले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऐसे आगे फैटी एसिड की चेन, पीछे भी फैटी एसिड की चेन, एक जगह जाके उसमें क्या लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है। मैं अभी फ्री एसिड की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ये फ्री एसिड कैसे हुआ, कि भाई आपने उसका हाइड्रोलिसिस करवा लिया था। और अगर आप ट्राइग्लिसराइड की बात करो, तो भाई ये होगा CH2OH, तो CH2OH का CH2O, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये वाला एंड यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ जुड़ जाएगा। और ये आगे इस तरह से चेन चल रही है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कहीं ना कहीं आ रहा होगा, और फिर आगे चेन चल रही होगी कहीं CH3 आ गई, ये चेन पूरी हो जाएगी। वट एवर बी द कंडीशन, आगे फिर ये इस तरीके से, और फिर एक CHOH CH2OH इस एक तरीके से। तो ट्राइग्लिसराइड है। अब ट्राइग्लिसराइड में आपको पता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है कहीं पे। तो आयोडीन वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन विच कंबाइन विद 100 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। अब आयोडीन जुड़ती कहाँ पे है, आयोडीन हम जोड़ेंगे, हम आयोडीन को जोड़ने की कोशिश करेंगे उस ऑयल या फैट के साथ। फैट या ऑयल में जुड़ने की आयोडीन के लिए वही जगह उपयुक्त है जहां पे क्या है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड मान लिया यहाँ पे है, तो हमारे फैट या ऑयल में एक आयोडीन यहाँ जुड़ जाएगी और दूसरी आयोडीन यहाँ जुड़ जाएगी, दो आयोडीन जुड़ जाएंगी, और ये वाला बॉन्ड क्या है, दो की बजाय सिंगल रह जाएगा। तो आयोडीन वैल्यू क्या है, कि भाई कितनी जगह पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, जिसको आयोडीन जाके कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज कॉल्ड आयोडीन वैल्यू। तो हम इसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, भी 100 ग्राम आपका तेल या घी है, उसके अंदर कितनी अनसेचुरेशन है उससे देखते हैं।
अब कैसे देखेंगे, क्या करना है? देखो आपको पता है तेल या घी पानी में तो घुलने से रहा, तो हमें पहले तेल या घी को घोलना पड़ेगा, उसे रिएक्शन करवानी है ना, तो उसको अवेलेबल करना पड़ेगा ना, सामने आए तो वो रिएक्टेंट के। अगर घी की डली जमी हुई है तो बाहर बाहर से रिएक्शन करेगा, अंदर से थोड़ी ही करेगा। तो रिएक्शन करवाने के लिए हमें ज्यादातर केस में घोलना पड़ता है, घोल तैयार करना है। किस में घोल तैयार करेंगे कि भाई जिस जो खुद से तो एसिड हो ना, खुद में डबल बॉन्ड हो ना, और उससे हो जाए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर खुद में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और वो फैट या ऑयल को अपने अंदर घोल सकता है। तो हम क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं, उसमें हम अपनी मनमर्जी से जो है कितना अमाउंट आपको लेना है वो ऑयल या फैट का घोल लेते हैं। हमारा पहला काम क्या तैयार हो गया कि हमने तेल या घी का जो है सॉल्यूशन तैयार कर लिया, एक काम हो गया। दूसरा काम हमें क्या करना है कि हमें इसकी आयोडीन से रिएक्शन करवानी है। अब आयोडीन से रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। लेकिन आयोडीन लैब में सॉलिड अवेलेबल होती है, यानी ठोस रूप में होती है। अब कोई ठोस जाके थोड़ी रिएक्शन करेगा, तो हमें उसे रिएक्शन करवाने के लिए इसका भी घोल तैयार करना है। और आयोडीन घुल जाती है अल्कोहल में, तो हम आयोडीन को किस में घोलेंगे, अल्कोहल में। हमने फैट को किस में घोला, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। और जो आयोडीन है उसको किस में घोलेंगे, इथेनॉल में। और कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, उस आयोडीन को जो हमने घोल रखी है किसके अंदर, अल्कोहल में, किसके साथ मिला देते हैं, जो हमारा तेल या घी कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल रखा है उसके साथ मिला देते हैं। और उसके मिलने के बाद जो इतनी भी आयोडीन आपने डाली है उसका एक हिस्सा तो क्या करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाने के काम जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसको तोड़ के कार्बन सिंगल बॉन्ड आयोडीन बनाने के काम आ जाएगा। बाकी अगर आयोडीन बच गई, आपको पता है मान लिया आपने 50 पार्टिकल डाले, आपको पता है ना आपने कितना डाला है, डालोगे तो आपको पता रहेगा ही कितना डाला है। तो आपने कितना डाला वो आपको पता है, उसमें से कितना उसमें जुड़ गया ये देखने के लिए कितना बच गया आयोडीन, बस वो पता करना है। और बचे हुए को पता करने के लिए हम जो है थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन यूज कर लेते हैं, इसको हम हाइपो कहते हैं कॉमन भाषा में। हाइपो के साथ टाइट्रेट करेंगे, जितनी आयोडीन बच गई सॉल्यूशन में उसका पता हाइपो बता देगा, कितनी आपने डाली है वो आपको पता है। उस टोटल डाली में से कितनी बची हुई है ये घटा दी जाए तो कितनी यूज हो गई ये पता लग गया। और यूज हो गई ये पता लग गया मतलब कितना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था ये आपको पता लग गया। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जिसमें ज्यादा होगा उसके अंदर वो एक तो पहली बार वो पिघली हुई अवस्था में रहेगा। अनसेचुरेशन क्या रखता है उसको, पिघली हुई अवस्था में ज्यादा रखता है। तभी तो जो लिंसीड ऑयल है, अलसी का तेल है, उसके लिए 108 वैल्यू है। ठीक है, और कोकोनट ऑयल में सिर्फ 10 है। इसका मतलब कोकोनट ऑयल में ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं है। लिंसीड ऑयल में यानी अलसी के तेल में क्या है, ज्यादा डबल बॉन्ड है। ज्यादा डबल बॉन्ड है तो ये पिघला हुआ रहता है, ज्यादा डबल बॉन्ड है तभी तो वैल्यू ज्यादा ही आयोडीन की। आयोडीन इतना ही ज्यादा जुड़ सकेगा, जितनी अनसेचुरेशन उतना ज्यादा जुड़ सकेगा, जितना ज्यादा अनसेचुरेशन उतना ज्यादा पिघला हुआ रहेगा। और कोकोनट ऑयल आपको पता है थोड़ी सी ठंड होते ही नारियल का तेल जम जाता है, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑयल से। तो ये था कि हम किस किस तरीके से एनालाइज करेंगे ऑयल और फैट को। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ ऑयल एंड फैट की, यानी कि हमारे पास जो तेल या घी हैं उनके क्या क्या प्रयोग हैं, हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में कहाँ यूज करते हैं, भाई इनका प्रयोग क्या है। ऑयल एंड फैट हमने पढ़ तो लिया, इसका कहीं ना कहीं यूज भी तो होता होगा। तो सबसे खतरनाक बात यह है कि ऑयल और फैट के इतने ज्यादा यूज हैं, और आज से नहीं हजारों सालों से, जब से इंसान ने इसे निकाला है इसे यूज करता आ रहा है। हमने जो ऑयल और फैट को आज अभी तक डिस्कस किया है उसके अंदर हमने किसको देखा है कि भाई हम ज्यादातर खाने पीने वाली चीजों को देख रहे थे,
लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए देख रहे थे, लेकिन जो ऑयल और फैट है इनकी कैटेगरी तो बहुत बड़ी है। तो ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, अब ब्रीफ में हम इसे देख लेते हैं। ये एज ए आर्टिकल ऑफ फूड, यानी कि खाना बनाने में कई तरीके से यूज हो सकता है। जैसे तलने वाला केस है, रोटी के ऊपर लगाने वाला केस है, ब्रेड के ऊपर लगा लेते हैं, या फिर ब्रेड को फ्राई करते हैं, या फिर जितने भी आप फास्ट फूड देखते हो, चिप्स है, उन सभी को क्या है, तल के ही आपको आपके पास भेजा जाता है। यानी प्रोसेस फूड के अंदर और सब्जी बनाने में या फिर ब्रेड के ऊपर लगाने में, इन सभी चीजों में हम एज ए आर्टिकल ऑफ फूड इसको यूज करते हैं। जैसे कुकिंग है, बेकिंग है। दूसरा है टॉयलेट पर्पजेज के लिए, यानी जो प्रसाधन है उसके लिए। तो वहां पे हम मेनली दो तरीके से यूज करते हैं टॉयलेट पर्पजेज में। एक तो है सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए, कि भाई जो सोप बननी है, जितनी भी बननी है, साबुन बननी है, वो किससे, ऑयल वगैरह से बननी है। दूसरा है फ्रेशनेस के लिए। हम फ्रेशनेस के लिए कैसे यूज करते हैं, कि भाई देखो, कुछ एक तेल ऐसे हैं जो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं और उनमें सुगंध होती है। तो जैसे ओडोनिल वगैरह यूज करते हो, तो इस तरीके से जो चीजें हैं जिनके अंदर हमारे असेंशियल ऑयल, एसेंशियल मीन्स जिन ऑयल्स का इवेपोरेशन बहुत आसान हो और जिनमें अच्छी फ्रेग्रेंस हो, दे हैव द एसेंस, ठीक है ना, अच्छी ऑर्डर, अच्छी स्मेल हो, तो एज ए एयर फ्रेशनर हम यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दो तरीके से यूज कर पाते हैं। एक तो उनसे साबुन वगैरह बन गई तो हाथ पैर हाथ धोने हैं, वो काम हो गया। और दूसरा क्या है, फ्रेशनर की तरह यूज करते हैं, रूम फ्रेशनर की तरह यूज कर लेते हैं। तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरा है मॉइस्चराइजिंग के लिए। हमने एक हार्ड सोप यूज की, हमारी स्किन ड्राई हो गई, रफ हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर मॉइस्चर बनी रहे, हम ऑयल वगैरह को यूज कर लेते हैं। जैसे कोकोनट ऑयल है, कई बार हम स्किन पे लगाते हैं। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, वो भी हम कई बार स्किन पे लगाते हैं सर्दियों में, जो है स्किन रूखी ना होए, तो हम ऑयल वगैरह थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजेशन के लिए यूज कर लेते हैं। उसके बाद है मेडिसिन में। मेडिसिन में बहुत सारे यूज हैं ऑयल और फैट के। जोजोबा ऑयल है, ठीक है, उसकी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी काफी अच्छी है। बहुत तरह की मसाज थेरेपी के अंदर, स्किन ट्रीटमेंट के अंदर इसका यूज करते हैं। फिश ऑयल है, यानी किसका, मछली का तेल है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। तो जो है दर्द को वो निवारण करता है ना, दर्द निवारक जो इससे तेल होते हैं उनके अंदर उसको यूज किया जाता है। दूसरा, वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसलिए। ठीक है, फ्लैक्सीड ऑयल है, आर्गन ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये सब हम यूज करते हैं। टी ट्री ऑयल है, एंटीसेप्टिक होता है, बहुत अच्छा। तो जहाँ कोई घाव हो गया वगैरह, उसके ऊपर अगर लगा दोगे तो बैक्टीरिया जल्दी से ग्रो नहीं करेंगे वहां पे, इन्फेक्शन क्यों क्यों कर सकता है। तो बहुत तरीके से हम मेडिसिन में इसको यूज करते हैं। लुब्रिकेंट के तौर पे, भाई लुब्रिकेंट के तौर पे तो कहाँ कहाँ बताऊं। कई बार जैसे आपकी अगर हथेलियों के ऊपर आप लगाओ, तो वो जो बहुत ज्यादा घर्षण करती हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं, वो भी क्या करेंगी, थोड़ी सॉफ्ट होएंगी। अब बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे हाथ में कोई कड़ा पहनना है और वो काफी ज्यादा टाइट है, तो हम क्या करते हैं, हाथ के ऊपर थोड़ी चिकनाई लगा लेते हैं। तो कोई भी अच्छा ऑयल आप वहां पे यूज कर सकते हो, जैसे आप वैसलीन यूज करते हो। तो ये सब क्या है, एज ए लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं हम। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो हमने सिर्फ हमारे ह्यूमंस के लिए बता दिया। बाकी जैसे इंजन ऑयल है, वो भी तो क्या है, एक ऑयल है, लुब्रिकेंट की तरह काम कर रहा है। मोबिल ऑयल जिसे बोलते हो। अब इल्यूमिनेंट है, यानी कि रोशनी पैदा करने के लिए। तो जितने भी दिए आप जलाते हो, घी से दिए जलाते हैं तो वो भी, तेल से जलाते हैं तो वो भी, वो सारे क्या है, फैट और ऑयल तो है। और हम उनको बर्न करके क्या करते हैं, रोशनी पैदा करते हैं, तो हम उसको एज ए इल्यूमिनेंट भी यूज करते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कम मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सोप के मैन्युफैक्चर है, तो भाई साबुन बनानी है तो उसके लिए अलग अलग तेल चाहिए होते हैं। अब आप देखोगे ना कि कुछ कंपनियों की साबुन ट्रांसपेरेंट होती है, कुछ की जो है बिल्कुल ओपेक होती है, आर पार दिखाई ही नहीं देता। जैसे पीएस साबुन आपने देखा हो, फिर लक्स देखा हो। हर एक साबुन की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर आप ये देखोगे ना कि उसके रैपर के ऊपर लिखा होता है कि फला फला ऑयल हमने यूज किया है, तो कुछ जो ऑयल हैं वो हार्ड सोप बनाते हैं, कुछ सॉफ्ट सोप बनाते हैं। तो हम अलग अलग जो ऑयल हैं वो अलग अलग सोप मैन्युफैक्चर में यूज होते हैं।
दूसरा जो है ग्लिसरीन प्रोडक्शन, ग्लिसरॉल बनाना है, ग्लिसरीन बनाना है, तो ऑयल और फैट का हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस करोगे तो मतलब वो यूज कर रहे हो। फिर है पेंट के मैन्युफैक्चर में, पेंट जितने भी आप करते हो, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया है, तो पेंट के अंदर ज्यादातर हमारे है ना ड्राइंग ऑयल यूज किए जाते हैं, यानी ऐसे ऑयल जो अगर खुले छोड़ दिए जाएं तो धीरे धीरे करके इवेपोरेट हो जाएं। तो इस तरीके से पेंट के अंदर हम यूज करते हैं। तारपीन का तेल, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, जो पेंट करते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे, आप हार्डवेयर शॉप से जाओगे कि हमें पेंट करना है और ऑयल दे दो, तो वो तारपीन का तेल देगा। तारपीन का तेल जो है थिनर का काम करता है उसके अंदर, और वो बहुत जल्दी इवेपोरेट भी हो जाता है। अगर आपने इसको पेंट में मिलाया है और आपने हल्की सी कोटिंग कर दी है उस पेंट की किसी लकड़ी पे या फिर किसी मेटल पे, तो आप ये देखना कि वो जो आपने अप्लाई किया वो बहुत जल्दी जल्दी सूखने वाला है। क्यों? उसके अंदर जो आपने ऑयल मिलाया वो तो इवेपोरेट हो ही गए। तो हम इस तरीके से अलग अलग जो है इनका यूज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं हमारे पास जो ऑयल या फैट हो उसका, और दूसरी चीज ऑयल और फैट के जो कॉमन यूजेस हैं उनका हमने एक हल्का सा आइडिया लिया है। बहुत सारे यूजेस हैं, हमने उनका एक हल्का सा आइडिया लिया है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा जो चैप्टर है ये आज यहाँ फिनिश हो रहा है।